यदि आप एक एनपीएस धारी कर्मचारी है या फिर आपने वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान 30,000 से लेकर 50,000 तक का टैक्स पे किया है, तो यह वित्त वर्ष 23-24 आपके लिए बहुत ही ज्यादा खुशखबरी देने वाला है, क्योंकि इस वित्त वर्ष में जो नियमों में बदलाव आए हैं उन नियमों के अंतर्गत यदि आपकी आय 8 लाख से लेकर 8.5 लाख के करीब है, तो मैं यहां पर आपको कह सकता हूं कि आपको इनकम टैक्स लगभग 0 ही लगने वाला है। तो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 1 अप्रैल 2023 के बाद से टैक्स भरने के संबंध में काफी सारे बदलाव आए हैं। यहां पर आपकी 2 व्यवस्थाएं चलन में आ रही है, एक पुरानी व्यवस्था और एक नई व्यवस्था, और दोनों व्यवस्थाओं को आपको चुनने का पूरा अवसर यहां पर दिया जा रहा है। नई व्यवस्था के अंदर किस प्रकार से आप टैक्स फाइल करेंगे और पुरानी व्यवस्था में आप किस प्रकार से टैक्स फाइल करेंगे, और दोनों व्यवस्थाओं में आपके लिए कौन सी व्यवस्था बेहतर होगी, तो मैं दिलीप पाटीदार आज के वीडियो में यही आपको बताने वाला हूं कि किस प्रकार से आप अपनी सबसे पहले आयकर को कैलकुलेट करेंगे, आपकी आय कितनी बनेगी, आय बनने के बाद आप अपने टैक्स को किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे कि आप इस वर्ष में कितना टैक्स देने वाले हैं, और थर्ड में हम यह देखने वाले हैं एग्जाम्पल के माध्यम से कि आपको दोनों रिजीम में से कौन सी रिजीम बेहतर फायदा देगी। और साथ में चौथे पॉइंट की यदि मैं बात करूं तो हम यह भी समझने वाले हैं कि दोनों रिजीम के अंदर, दोनों व्यवस्थाओं में कौन कौन से डिडक्शन आप पर लागू होंगे और कौन कौन से डिडक्शन लागू नहीं होंगे, बिल्कुल डिटेल में हम यहां पर समझने वाले। तो बिना स्किप किए इस वीडियो को देखिए और समझिए कि इस वर्ष में आपके लिए क्या बेहतर होगा। पुरानी और नई व्यवस्थाओं से आयकर गणना कैसे की जाती है, आप आपकी पुरानी व्यवस्था को लेकर चलते हैं और जो व्यवस्था 1 अप्रैल 2023 के बाद से लागू हुई है उस व्यवस्था को लेकर चलते हैं, तो उन दोनों व्यवस्थाओं से किस प्रकार से आप अपना आयकर का, इनकम टैक्स का कैलकुलेशन करेंगे। तो सबसे पहले आपको वित्त वर्ष का चयन करना होता है, लिखना होता है फॉर्म भरने से पहले कि आप किस वित्त वर्ष की बात कर रहे हैं। तो हम यहां पर बात कर रहे हैं 2023-24 की। तो हम यहां पर करदाता की श्रेणी में ले रहे हैं व्यक्तिगत। तो आप यदि अपना टैक्स फाइल व्यक्तिगत रूप से करते हैं तो हम यहां पर व्यक्तिगत श्रेणी का उदाहरण लेकर चल रहे हैं। और उसके बाद नियमित नागरिक, यदि आप 60 वर्ष से कम आयु के हैं तो यह एग्जाम्पल आपके लिए है। इसमें थोड़ा सा बदलाव आ जाता है टैक्स स्लैब के अंदर कि यदि आपकी एज 60 साल से अधिक होती है तो वहां पर थोड़ा सा बदलाव आ जाता है। इसलिए हमने यहां पर बिल्कुल क्लियर कर लिया है कि हम किस आयु वर्ग की बात कर रहे हैं। तो आप आयकर गणना करने के लिए अपने इनकम टैक्स को इन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपनी सारे स्रोतों से, सारे सोर्स से इनकम फाइंड करना होती है। सारी इनकम आपकी आ गई, उसके बाद आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन या प्रोफेशनल टैक्स को उसमें से घटाना होता है। इसके बाद आप 80C की जितनी भी कटौतियां हैं, डिडक्शन है, उन सभी को यहां पर लगा देते हैं और उन्हें घटा देते हैं। इसके बाद आप 80D सहित अन्य कटौतियां भी आपके पास यदि अवेलेबल है तो उन्हें भी आपको घटाना होता है। फिर आप कुल कर योग्य आय ज्ञात कर लेते हैं। उसके बाद आप स्लैब अनुसार आयकर की कैलकुलेशन कर लेते हैं और नियमानुसार कर योग्य आय से रिबेट का उपयोग आप यहां पर इसके बाद करते हैं। और उसके बाद आप निकाल लेते हैं आपका प्योर या शुद्ध आयकर या टैक्स, या शुद्ध आयकर और टैक्स के ऊपर फिर आप 4% शेष यहां पर हेल्थ एंड एजुकेशन टैक्स को प्लस कर देते हैं। तो यह आपका होता है पार्ट। इन पार्ट के अंदर आप अपने टैक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब यहां से हम डिटेल में समझने वाले हैं कि किस प्रकार से आप अपने इनकम टैक्स का कैलकुलेशन करेंगे। तो सबसे पहले आपको अपने इनकम टैक्स को फाइंड करना है, इनकम टैक्स ज्ञात करना है। इनकम टैक्स ज्ञात करने के लिए हम यहां पर देख रहे हैं पुरानी व्यवस्था और नई व्यवस्था। दोनों ही व्यवस्थाओं में आपको टैक्स निकालने के लिए अपनी इनकम को टोटल निकालना होगा। तो इनकम का टोटल किन किन स्रोतों से प्राप्त हो सकता है? शीर्ष वेतन के तहत आय। यदि आप एक कर्मचारी है तो आपकी जो इनकम अपने सैलरी से हो रही है वह आपको यहां पर फिल कर लेना है, लिख लेना है। इसके बाद यदि आपकी गृह संपत्ति शीर्ष के तहत कोई आय हो रही है तो आपको यहां पर लिख लेना है, उसे इसके अंदर एड ऑन कर लेना है। उसके बाद पूंजी अभिलाभ शीर्ष के तहत आय, उस कंडीशन में भी आपको यहां पर लिख लेना है। दोनों ही व्यवस्थाओं में आपको यह सारी आय टोटल करना होगी।
कारोबार या व्यवसाय शीर्ष के तहत आय यदि है तो आप उन्हें यहां पर फिल कर लीजिए। अन्य स्रोत शीर्ष के तहत यदि आपके अन्य सोर्स से भी कहीं आय है, इनकम हो रही है, तो आपको वहां पर लिख लेना है। यहां पर लिख लेने के बाद आप इनको टोटल कर लेंगे तो यहां पर आपकी आ जाएगी कुल आय, टोटल इनकम 2023-24 वित्त वर्ष के लिए। और यदि आपकी सैलरी से सिर्फ इनकम है तो सीधे सीधे आप सैलरी की इनकम को यहां पर लिख लीजिए और यहां पर टोटल कर लीजिए उसका। इसके बाद सकल आय किस प्रकार से फाइंड की जाती है। अभी आपने जो निकाली वह आय थी, अब आप ग्रॉस टोटल इनकम को निकालेंगे, सकल आय निकालेंगे। तो आपकी जो कुल आय है उस कुल आय में आपको अपनी सबसे पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन घटाना होती है। स्टैंडर्ड डिडक्शन या उसे हिंदी में कहें तो मानक कटौती, पुराने रिजीम और नए रिजीम दोनों व्यवस्थाओं में आपके पास यह कटौती 50,000 की ही फिक्स बराबर रहेगी। तो दोनों व्यवस्थाओं में से आप जिस भी व्यवस्था का चयन करते हैं, हम दोनों को एंड तक लेकर जाएंगे और बिल्कुल क्लियर आपके पास आज के वीडियो में हो जाएगा कि आपको क्या करना है। तो यहां पर आप 50,000 माइनस कर दीजिए आपकी आय से। 50,000 माइनस करने के बाद फिर मनोरंजन भत्ता, यदि मनोरंजन भत्ता आप पर लागू होता है कहीं, तो आप पुरानी व्यवस्था में इसे माइनस कर सकते हैं और नई व्यवस्था में इसको घटाने का कोई प्रावधान नहीं है। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण यह है कि व्यवसायिक कर, यहां पर यह बिल्कुल महत्वपूर्ण है कि व्यवसायिक कर को आप नई व्यवस्था से नहीं घटा सकते हैं और पुरानी व्यवस्था के अंदर आप अपने प्रोफेशनल टैक्स को माइनस कर सकते हैं। बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपके लिए, इसे आपको ध्यान रखना है कि प्रोफेशनल टैक्स अब आपका पुरानी व्यवस्था या पुराने रिजीम के अंदर ही अप्लाई होता है। नई रिजीम के अंदर सिर्फ अभी आपने यहाँ पर 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन को ही माइनस किया है। चलिए, और इस प्रकार से इन दोनों को घटाकर या सिर्फ 50,000 को घटाकर आप कुल सकल आय फाइंड कर सकते हैं। अब आपने यहाँ पर अपनी सकल आय निकाल ली है। सकल आय निकालने के बाद आपको, यदि आप पुराने रिजीम के साथ जा रहे हैं तो आपको 80C की कटौतियां यहां पर लागू होती है। तो आपको 80C के तहत कटौती LIC है या PF में है या PPF में या NSSC या आवास ऋण, इस प्रकार से कई वेरिएशन में यहाँ पर कटौती होती है। कई प्रकार से डिडक्शन होता है 80C का। उन सभी डिडक्शन को मैक्सिमम आप 1.5 लाख तक कटौती के लिए रख सकते हैं। इससे ऊपर की कटौतियां यहाँ पर मान्य नहीं की जाती है। और उसके बाद धारा 80CCC के तहत कटौती, पेंशन निधि के संबंध में भुगतान, यदि आपने किसी सार्वजनिक कंपनी से, कई सारी कंपनियां होती है जहां से हम पेंशन प्लान ले लेते हैं स्वयं, तो यदि आपने स्वयं किसी कंपनी से एक पेंशन प्लान लिया है तो उस स्थिति में उस राशि को भी आप यहां पर फिल कर सकते हैं। लेकिन शर्त यही है कि इन तीनों कॉलम का 80CCD1 तक आप 1.5 लाख से ज्यादा नहीं रख सकते। इनका टोटल आप कितने ही वेरिएशन में यहाँ डिडक्शन कीजिए, 10 प्रकार का डिडक्शन करिए, लेकिन आपको यहाँ पर जो राशि टोटल होगी वह 1,50,000 ही होना चाहिए। इससे ऊपर यदि होती है तो आपको डिडक्शन मैक्सिमम 1,50,000 की राशि पर ही दिया जाएगा। बिल्कुल क्लियर। तो यहाँ पर यह 1.5 लाख आप मैक्सिमम एक में ही कर दीजिए तो भी चल जाएगा, लेकिन आप तीनों को सबको मिलाकर 1.5 लाख से ऊपर नहीं जा सकते। उसके बाद धारा 80CCD1 के तहत कटौती, NPS के प्रति कर्मचारी स्वनियुक्त योगदान, यदि आपने NPS के अंदर स्वयं ही पेंशन योजना को लिया है, उस स्थिति में आप जो है इसको भी यहाँ पर डिडक्शन में सम्मिलित कर सकते हैं और यह भी आपके 1.5 लाख की श्रेणी में ही आता है। कुल मिलाकर इन तीनों का टोटल आपका 1.5 लाख हो जाना चाहिए। और नई व्यवस्था की हम बात करेंगे, पहले हम पुरानी की बात कर लेते हैं। उसके बाद 80CCD1B, 80CCD1B के तहत कटौती, NPS के लिए अतिरिक्त कर्मचारी का योगदान। तो यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। वह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यदि आप कोई NPS कर्मचारी हो, आपने टियर 1 के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है, तो आप टियर 2 को लेकर 50,000 की अतिरिक्त कटौती भी यहां पर दर्शा सकते हैं। टियर 2 से अर्थ है या आपका 80CCD1B से अर्थ है कि आप 2 प्रकार की पेंशन, 2 खाते पेंशन के यहां पर
चला रहे हैं तो एक पेंशन तो चल रही है इसके तहत, और एक पेंशन यदि आपने और ले रखी है तो आप मैक्सिमम 50,000 तक की यहाँ पर डिडक्शन ले सकते हैं। तो यह हो गई मैक्सिमम 50,000 की और प्लस डिडक्शन। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आपको 80C के परिवार से आपको 2 लाख की डिडक्शन मिल सकती है। इसके बाद सबसे IMP पार्ट यह आता है धारा 80CCD2 के तहत कटौती, NPS में नियोक्ता का योगदान। यदि आप कोई शासकीय कर्मचारी है, उस स्थिति में आपके नियोक्ता के द्वारा आपकी सैलरी से 10% का डिडक्शन ऑटोमेटिक होकर NPS के अकाउंट में चला जाता है, जो कि आपके नियोक्ता के द्वारा किया जाता है। तो वहां पर जो 10% सैलरी से जो पैसा कटता है उसका विवरण आप यहां पर देकर इसका डिडक्शन ले सकते हैं, लेकिन यह शर्त है कि या तो आप इधर कहीं ले लीजिए या फिर यहां पर ले लीजिए, बार बार आप उसको दोहरा नहीं सकते हैं। तो एक तो ये व्यवस्था हो गई पुरानी, और नई व्यवस्था के अंदर आपको 80C से कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। बिल्कुल क्लियर, यहां पर क्रॉस के निशान लगे हुए हैं। आप 80C से किसी प्रकार का कोई डिडक्शन नहीं ले सकते। इसके बाद 80CC से भी आप किसी प्रकार का नई व्यवस्था के अंदर डिडक्शन नहीं ले सकते, क्लेम नहीं कर सकते। उसके बाद 80CCD1 के तहत आप 1.5 लाख यहां पर भी आप कोई क्लेम नहीं कर सकते, और 80CCD1B के तहत भी आप नई व्यवस्था में किसी प्रकार का कोई डिडक्शन का क्लेम नहीं कर सकते। लेकिन आप नई व्यवस्था में NPS कर्मचारी हैं तो आप अपनी सैलरी से 10% कटने वाली राशि का क्लेम कर सकते हैं, और वह पूरी की पूरी राशि जितनी भी होगी वह सब आपके डिडक्शन में ऐड हो जाएगी। तो यहां पर आप सिर्फ डिडक्शन का लाभ ले सकते हैं NPS कर्मचारी ही, जिनकी 10% सैलरी से डिडक्शन होकर नियोक्ता के द्वारा NPS अकाउंट में जमा किया जाता है। अब बात करते हैं 80C के बाद में भी कई प्रकार की डिडक्शन और होती है, वह भी डिडक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण डिडक्शन होती है, और उन डिडक्शन से आप टैक्स में काफी राहत पा सकते हैं। 80D के तहत कटौती, मेडिक्लेम प्रीमियम। यदि आपने कोई पॉलिसी मेडिक्लेम की ले रखी है, जनरली इस पॉलिसी को सभी लोगों के द्वारा लिया जाता है मेडिक्लेम को, तो आप सीधे 25,000 का क्लेम कर सकते हैं, और वह भी पुरानी व्यवस्था के अंदर। नई व्यवस्था में आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। इसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन लिखा हुआ है। टर्म्स एंड कंडीशन का यह अर्थ है यदि आपके माता पिता भी आपके साथ रहते हैं और उनकी भी आपने कोई मेडिक्लेम पॉलिसी ले रखी है, तो उस स्थिति में आप उनके लिए 25,000 का डिडक्शन ले सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। यह है कि यदि उनकी एज 60 साल से कम है तो 25,000 रुपए का डिडक्शन और एक्स्ट्रा यहां पर आपको मिल सकता है। तो 25 ये और 25 वो, कुल मिलाकर हो गया 50,000। और यदि उनकी एज 60 साल से ज्यादा है, उस स्थिति में आप अपने माता पिता के मेडिक्लेम के लिए 50,000 तक का क्लेम कर सकते हैं। 50,000 की पॉलिसी का डिडक्शन यहां पर आपको मिल जाएगा। कुल मिलाकर 25 ये और 50 वो, 75,000 रुपए तक आप डिडक्शन यहां पर क्लेम कर सकते हैं, और यह सिर्फ पुरानी व्यवस्था के अंदर ही आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद बात आती है धारा 80DD के तहत कटौती, आश्रित दिव्यांग 40% और 80%। यह बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है 80DD का। 80DD के तहत आप 75,000 और 1,25,000 की कटौती का दावा कर सकते हैं, इतना डिडक्शन ले सकते हैं। तो इसको विस्तार से यदि हम समझें तो इसका अर्थ यह है कि आप या आपके परिवार में कोई आश्रित व्यक्ति है जो कि दिव्यांग है, तो उस स्थिति में यदि वह व्यक्ति जो कि आप पर आश्रित है, जो कि एक सैलराइड पर्सन पर आश्रित है, उसकी दिव्यांगता 40% से अधिक है, तो आपको सीधे सीधे 75,000 रुपए का यहां पर डिडक्शन मिल जाएगा। और यदि उस आश्रित व्यक्ति की दिव्यांगता 80% से ऊपर है, तब उस स्थिति में आपको 1,25,000 तक का यहां पर डिडक्शन मिल सकता है। तो यह हमारी बात हुई है 80DD की। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण धारा यहां पर आती है 80DDB के तहत कटौती।
विशेष बीमारियों के इलाज के लिए। यदि आपके परिवार में या आप स्वयं किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, बीमारियों की लिस्ट इस सेक्शन के तहत होती है, तो उस सेक्शन की उस बीमारियों के लिस्ट के अंतर्गत यदि आकर आपने कोई खर्च किया है तो उस स्थिति में आपको 40,000 या फिर 1 लाख तक की राशि का डिडक्शन मिल सकता है। 40,000 60 वर्ष से कम के लिए और 1 लाख रुपए 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति के लिए यहां पर लागू होता है। तो यह व्यवस्था आप पुरानी के अंदर ही देख सकते हैं, नई व्यवस्था में यह आपको डिडक्शन नहीं देखने को मिलेगा। इसके बाद धारा 80 के तहत कटौती, उच्च शिक्षा के लिए ऋण पर ब्याज। उच्च शिक्षा के लिए यदि आपने कोई एजुकेशन लोन लिया है, उस स्थिति में आपको यहां से डिडक्शन मिल सकता है, लेकिन वह भी पुरानी व्यवस्था के अंतर्गत, नई में आपको यह देखने को नहीं मिलेगा। धारा 80 TTA के तहत कटौती, यदि आपके बचत बैंक अकाउंट में कुछ पैसा है और उस पैसे पर आपको ब्याज मिल रहा है, तो ब्याज की मैक्सिमम छूट यहां पर आपको 10,000 रुपए मिल सकती है। इससे ऊपर यहां पर आप इसे क्लेम नहीं कर सकते। और 80 TTB के तहत कटौती, जमा राशियों पर ब्याज, तो आपकी जमा राशियों पर ब्याज की स्थिति में आपको यहां पर 50,000 तक का डिडक्शन मिल सकता है 80 TTB के तहत। और इन सबको आप यहां पर टोटल कर लीजिए तो 80D सहित अन्य कटौतियों का योग यहां पर आ जाएगा। हमने लिखा है योग बी, और इससे पहले जो हमने देखा योग ए, तो ये 80C का परिवार था, उसके तहत डिडक्शन था, उसका टोटल यहां पर लिख लिया। इनका टोटल आपने यहां पर लिख लिया और आपने इनका टोटल बी और इसका टोटल आप यहां पर लिख सकते हैं। तो यहां पर कोई टोटल होगा ही नहीं, क्योंकि 80C के अंदर ही सिर्फ एक ही जगह नई व्यवस्था में आप डिडक्शन ले सकते हैं, ठीक है, वह भी NPS का 10% का। तो यहां पर हम पहुंच गए, आपने डिडक्शन निकाल लिया, तो आप निकाल लीजिए डिडक्शन। डिडक्शन निकालने के बाद हम करते हैं कर योग्य आय को फाइंड। किस प्रकार से आप अपनी कर योग्य आय को ज्ञात करेंगे? तो कुल सकल आय, कुल सकल आय से अर्थ है कि आपने स्टार्टिंग में आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन और प्रोफेशनल टैक्स घटाकर इनकम में से जो लेके आए थे वह आपके सकल आय है ग्रॉस इनकम। उस ग्रॉस इनकम को आप यहां पर लिख लीजिए। उसके बाद 80C की कटौतियों का योग, आपने जो 80C के तहत डिडक्शन लिए थे उन सभी को यहां पर लिख लीजिए। दोनों व्यवस्थाओं में आपको यहां पर इसको लिख लेना है। वैसे यह नई व्यवस्था के अंदर सिर्फ आप यहां पर NPS की राशि ही लिख पाएंगे, जो भी आप वहां पर निकाल कर लाए हैं वो यहां पर लिख लीजिए। उसके बाद 80D सहित अन्य कटौतियों का योग आप यहां पर लिख लीजिए और यहां पर यह लागू ही नहीं होता है। ओके, और उसके बाद कटौतियों का योग कर लीजिए A और B का, तो यहां पर A और B का योग कर लीजिए। उसके बाद कर योग्य आय निकालने के लिए आपको कुल सकल आय, यहां पर जो सकल आय दी है इस सकल आय में से आपको घटाना है कटौतियों का योग, मतलब इस कॉलम को आप माइनस कर दीजिए तो आपकी आ जाएगी टैक्सेबल इनकम। कितनी इनकम के ऊपर आपको टैक्स लगना है यह आपको यहां से फाइंड हो जाएगा। अब एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि यदि आप पुराने रिजीम को लेकर चले, मान लीजिए आप पुरानी रिजीम को लेकर आए और आपने टैक्सेबल इनकम फाइंड अपनी कर ली। अब टैक्सेबल इनकम निकलने के बाद आप किस प्रकार से कितना टैक्स देना है यह कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो मान लीजिए कि आपकी कुल आय यहां पर 7,82,500 रुपए है, या आपने अपना टोटल इनकम निकाल लिया। टोटल इनकम निकालने के बाद में हम बात कर रहे हैं पुरानी व्यवस्था के तहत इनकम टैक्स निकालने की। पुरानी व्यवस्था के तहत आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन यहां पर मिलता है 50,000, तो आप 7,82,500 में से आप घटा दीजिए, माइनस कर दीजिए 50,000। 50,000 आपने ये माइनस कर दिया। उसके बाद पुरानी व्यवस्था में आप प्रोफेशनल टैक्स को भी माइनस कर सकते हैं, तो यहां पर आप 2,500 रुपए ये माइनस कर दीजिए, तो आपके पास आ जाएगी ग्रॉस टोटल इनकम। हम उसे हिंदी में बोलते हैं सकल आय। सकल आय आपकी इन दोनों 50,000 और 2,500 रुपए को घटाने के बाद 7,82,500 में से तो आपको मिलता है 7,30,000 रुपए। यह हो गई आपकी सकल आय। सकल आय से
आगे बढ़ते हैं। तो आपने 80C के तहत कटौतियां ली, 80C डिडक्शन के लिए आपने क्लेम किया, तो आपने मान लीजिए फुल क्लेम कर दिया 1,50,000 का, 1,50,000 का आपने यहां पर क्लेम कर दिया। इसके बाद 80D के तहत आपने कुछ पॉलिसियां मेडिक्लेम लिया होगा या अन्य माता पिता के लिए पॉलिसी लिए, तो 80D के तहत जो भी मैंने यहाँ पर कटौती आपको पिछले स्लाइड में बताई वे सब मान लीजिए आपने 50,000 की ली, तो आपका 1.5 लाख और 50,000 यहाँ पर कुल मिलाकर 2 लाख की आपकी कटौतियां हो चुकी है, जिसे हम कह सकते हैं कि दोनों प्रकार की कटौतियों का योग ए धन बी का 2 लाख। अब आपके पास यहाँ पर सकल आय 7,30,000 थी, 2 लाख आपकी कटौतियां हो गई, इसको आप इसमें से माइनस कर दीजिए तो आपकी जो टैक्सेबल इनकम है वह निकल कर आती है 5,30,000 रुपए। 5,30,000 आपकी यहां पर है टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम यदि आपकी 5,30,000 है तो अब आप टैक्स का कैलकुलेशन कैसे करेंगे यह देखते हैं। हमारे पास पुरानी व्यवस्था के लिए यह स्लैब होती है। इस स्लैब में आपको 0 से लेकर 2.5 लाख तक की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है, 0% टैक्स लगता है, मतलब आपका टैक्स यहां पर नील होता है। इसके बाद 2.5 लाख से लेकर 5 लाख तक की इनकम पर आपको लगता है 5%, 5 लाख से 10 लाख की इनकम पर लगता है 20%, और 10 लाख से ऊपर यदि आपके टैक्सेबल इनकम है तो वहां पर लगेगा आपका 30%। हम निकाल कर आए हैं अभी 5,30,000। 5,30,000 जो आपकी टैक्सेबल इनकम आई है उसको ही स्लैब में यहां पर फिट करना है। तो यहां 0 से 2.5 लाख के बीच में आपका होता है नील, ठीक है। 2.5 लाख से 5 लाख के लिए आप यहां पर देखें तो 5%, 2.5 लाख का 5%, 2.5 लाख का 5% आपका होता है 12,500 रुपए। 12,500 रुपए तो आपका एक बन गया। दूसरा है 5 लाख से 5,30,000, क्योंकि आपकी जो टैक्सेबल इनकम थी वो 5,30,000 है, तो 5 लाख से 5,30,000 की स्लैब के लिए आपको यहां पर टैक्स लगेगा 20%। 20% मतलब 30,000 का 20%, 30,000 का 20% हो गया आपका 6,000, ये 6,000 हो गया। अब आप टोटल कर लीजिए 6,000 और 12,500, इन दोनों को यदि आप ऐड करें तो 12 और 6 18, 18,500, तो आपकी कुल टैक्स बनती है यहां पर 18,500। अब 18,500 के टैक्स, अब बात कर लेते हैं रिबेट के, यहां पर थोड़ा सा रुक के। धारा 87A के तहत छूट, यहां पर जो आपको रिबेट का प्रावधान है वह प्रावधान है 12,500 रुपए का। 12,500 की आप रिबेट इसके ऊपर लगा सकते हैं, लेकिन एक शर्त होती है कि जब आपकी इनकम 5 लाख रुपए हो कर योग्य आय, ठीक है, आपके टैक्सेबल इनकम यदि 5 लाख रुपए है तो यहां पर भी राशि आपकी 12,500 रुपए ही बनेगी। उस स्थिति में आप 12,500 को इसमें से माइनस करके अपने टैक्स को 0 कर सकते हैं। लेकिन यदि आपकी इनकम 10 रुपए भी यहां से ऊपर हो जाती है उस स्थिति में आप इसे माइनस नहीं कर सकते, तो यह आपके लिए किसी काम का नहीं रह जाता है 80C का डिडक्शन, जिसे हम रिबेट भी कहते हैं। तो रिबेट तब लागू होती है जब आपकी इनकम 5 लाख के दायरे में हो, टैक्सेबल इनकम, ठीक है, कर योग्य आय आपकी 5 लाख तक हो, तब आप इस रिबेट का फायदा ले सकते हैं। 5 लाख से अंदर है तो भी आप रिबेट लगा सकते हैं, लेकिन ज्यादा है तो उस स्थिति में इसका फायदा आपको नहीं मिलता है। तो यहां पर हम लिख चुके हैं नील, क्योंकि आपके टैक्सेबल इनकम 5,30,000 तक चली गई है। अब आपने यहां पर लगा दिया टैक्स, और टैक्स लगाने के बाद आपको लगता है शेष हेल्थ एंड एजुकेशन का 4% टैक्स, 2 हेल्थ का और 2 हमारा एजुकेशन का, तो कुल मिलाकर 4%, तो 18,500 का 4% हो गया आपका 740 रुपए। और इस प्रकार इन दोनों राशियों को यदि जोड़ दें हम 18,500 और 740 को, तो 19,240 रुपए बन जाता है, जो कि आपका फाइनली टैक्स बनता है। तो इतने राशि पे इतने डिडक्शन को यदि हम लेते हैं तो आप 19,240 रुपए पे करेंगे पुरानी रिजीम के साथ में। और यहां पर सेम डिडक्शन इफ इनकम, हम यहां पर यदि सेम डिडक्शन रखें आपका ये वाला डिडक्शन, और इनकम आपके 7,52,500 रुपए हो, देन टैक्स इज नील। यदि आप 7,52,500
52,500 रुपये रखते हैं। यहां से आप अपनी इनकम को घटाकर 7,52,500 रुपये पर रखते हैं, इतनी आपकी इनकम है और डिडक्शन यही सेम का सेम रहता है। उस स्थिति में ये जो 30,000 की राशि है यहां से कम हुई, उस 30,000 की राशि के कारण आपका ये 6,000 रुपये कम हो जाएगा और 6,000 कम होके यहाँ आपका 12,500 हो जाएगा और 12,500 के कारण अब आप रिबेट ले पाएंगे और आपका यहाँ पर टैक्स जो है 0 हो जाएगा। तो रिबेट आपको समझ में आ गई होगी किस प्रकार से आप रिबेट का बेनिफिट ले सकते हैं। अब इसके बाद देखते हैं हम हमारी न्यू रिजीम, जो कि सबसे महत्वपूर्ण विषय है आज के टॉपिक का। न्यू रिजीम के अंदर अब आपको यहां पर स्लैब अलग देखने को मिलेगी। अब आपकी जो स्लैब है वो 0 से 3 लाख तक आपका टैक्स यहां पर होता है नील। 3 लाख से 6 लाख के लिए टैक्स आपको देना होगा 5%। 6 लाख से 9 लाख तक के बीच में आपको टैक्स लगेगा 10%। 9 लाख से 12 लाख के लिए टैक्स होगा आपका 15% और 12 लाख से 15 लाख के बीच में आपको जो टैक्स लगेगा वह लगेगा 20% और 15 लाख से ऊपर यदि आपकी टैक्सेबल इनकम है तब आपको टैक्स की राशि 30% लगेगी। हम इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि मान लीजिए आपकी कुल आय 7,82,500 रुपए है। आपकी कुल आय 7,82,500 रुपए। तो 7,82,500 में सबसे पहले आप माइनस करेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन। हम यहां बात कर रहे हैं नई व्यवस्था के अनुसार कैलकुलेशन की, इनकम टैक्स का कैलकुलेशन न्यू रिजीम के अंतर्गत। तो यहां पर स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिल जाएगा 50,000 और उसके बाद प्रोफेशनल टैक्स यहां पर आपका है नील इसलिए लिखा गया है क्योंकि यहां पर यह लागू ही नहीं होता है नए रिजीम के अंदर। सकल आय आपकी अब बन जाएगी 7,32,500 स्टैंडर्ड डिडक्शन को माइनस करने के बाद में। अब 80CC-D-2 के तहत यदि आप एक एनपीएस कर्मचारी हैं, कैसे हैं, यदि आप एनपीएस कर्मचारी हैं और आपकी राशि से 10% राशि नियोक्ता के द्वारा काट कर एनपीएस के अकाउंट में जमा की जाती है, उस स्थिति में मान लीजिए कि वह राशि आपकी है 75,000 रुपये, 75,000 को आप इसके अंदर से माइनस कर दीजिए और 80D के तहत कटौतियां यहां पर हो गई नील और यह भी लागू नहीं होती है। तो कुल मिलाकर यदि हम कटौती देखें तो हमारे पास कटौती मिलती है 75,000 की ही मात्र। 50,000 की हम पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करके आ गए और हमने ग्रॉस टोटल इनकम निकाल ली है। अब हम 7,32,500 से 75,000 को और माइनस कर देते हैं तो हमारे पास जो टैक्सेबल इनकम है वह मिल जाएगी 6,57,500। 6,57,500 को हम कैलकुलेट करते हैं टैक्स के लिए। तो 6,57,500 में 0 से 3 लाख के बीच आपका टैक्स है यहाँ पर नील। 3 लाख से 6 लाख के बीच में अब आपको यहाँ पर टैक्स 5%। 3 लाख से 6 लाख के लिए 5%। तो 3 लाख से 6 लाख मतलब 3 लाख का आपका जो टैक्स है वह 5%, मतलब 3 लाख का 5%, 3 पंजे 15, तो यहाँ पर हो जाता है वह टैक्स आपका 15,000 रुपये। अब बात आती है 6 लाख से ऊपर की। तो 6 लाख से 6,57,500 के बीच की जो राशि है वह है आपकी 57,500। 57,500 की राशि का आप निकाल लीजिए यहाँ पर 10%। यदि आप 10% निकालते हैं, पहले हमने 5% निकाल लिया, आप 10% निकालते हैं तो 57,500 का 10% का अर्थ है कि लास्ट का एक डिजिट कम कर दीजिए तो यहां पर 5750 रुपए आ जाता है। और इन दोनों को यदि हम ऐड कर दें, ठीक है, इन दोनों को यदि हम ऐड कर देते हैं तो ऐड करने के बाद आपको यहां पर मिल जाएगा 20,750 रुपए। 20,750 रुपए और यहां पर स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर 4%। अब यहां पर हो गया है नील, कुल कर आपका नील। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अब आपके यहां पर रिबेट पूरी की पूरी मिल जाएगी। ये कैसा कैलकुलेशन है? या ऐसा कैलकुलेशन है कि अब आपको यहां पर रिबेट की राशि 25,000 रुपये है। अब आप न्यू रिजीम के अंतर्गत रिबेट 25,000 रुपये ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए शर्त है कि आपकी टैक्सेबल इनकम
मैं फिर से दोहराता हूं, आपकी टैक्सेबल इनकम 7 लाख तक, ये राशि आपकी कहां तक ले जा सकते हैं आप, 7 लाख तक ले जा सकते हैं। 7 लाख तक आपकी टैक्सेबल इनकम यदि है, उस स्थिति में आप इस रिबेट का पूरा फायदा ले सकते हो और वह आपकी राशि 25,000 से कम ही बनेगी। जो आपके पास 6,57,000 रुपये 1,500 रुपये था, वो यदि 7 लाख भी यहाँ पर होता तो उस स्थिति में आप यहाँ पर 25,000 ही होते और 25,000 आपका रिबेट यहाँ से कम हो जाता और आपका टैक्स यहाँ पर शून्य है, आपको टैक्स कुछ भी नहीं देना होगा। अब इसके उलट एक और कंडीशन की बात करते हैं और वह कंडीशन ये है कि सेम डिडक्शन इफ इनकम, यदि हम डिडक्शन को सेम रखें, आप एक एनपीएस कर्मचारी हैं, आप 75,000 रुपये 75,000 रुपये अपने 10% सैलरी का दे रहे हैं एनपीएस अकाउंट के अंदर, उस स्थिति में आप 75,000 रुपये ये और 50,000 ये, इसके बाद कुछ हमने लगाया ही नहीं, उस स्थिति में 8,25,010 रुपये का टैक्स पे करना चाहते हैं। आपकी इनकम इतनी है, हमने यहाँ पर इसको बदल दिया है, इसे बदलकर यह कर दिया 8,25,010 रुपये, तब आपका जो टैक्स होगा मात्र 10 रुपये ही दिया जाएगा। ऐसा कैसे हो सकता है? आपके दिमाग में, यदि आप यहाँ तक वीडियो देख के आए हैं तो आपके दिमाग में क्वेश्चन जरूर बनेगा कि सर ऐसा कैसे बता रहे हैं कि 8,25,010 रुपये का टैक्स यहाँ पर 10 रुपये होगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि हम यहाँ पर अब एक कैलकुलेशन करके देखते हैं। मैं आपको ये एक प्रैक्टिकली तौर पर बताता हूं कि ये कैसे संभव होगा। ये आपके यहाँ पर लिख ली आय, आपकी टोटल इनकम है 8,25,010 रुपये। अब सबसे पहले आप इसमें से माइनस करिए स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपये। 50,000 आपने यहाँ से माइनस कर दिए। 50,000 माइनस करने के बाद आपके पास बचता है यहाँ पर 7,75,010 रुपये। ठीक है, ये आपकी आ जाती है जिसे आप कहते हैं सकल आय। ठीक है, ये आपकी प्राप्त हो गई आपको सकल आय। सकल आय निकालने के बाद में आपने लिया मान लीजिए एनपीएस के तहत डिडक्शन 75,000 रुपये का, तो आपने डिडक्शन लिया 75,000 का। ये कैसा डिडक्शन? एनपीएस अकाउंट का 10% वाला डिडक्शन। तो अब यहां पर जो राशि आपकी बचती है इसको माइनस करने के बाद में तो वह बचती है 7,010,000। ठीक है, यह आपके पास बचती है 7,10,000 रुपए। अब यहां पर आप टैक्स का कैलकुलेशन करिए कि क्या बनता है। हमारे पास स्लैब है कि 0 से 3 लाख। ठीक है, 0 से 3 लाख का आपका टैक्स होता है यहां पर नील। 3 लाख से 6 लाख तक, 3 लाख से 6 लाख की राशि पर आपको लगता है 5%। 3 लाख से 6 लाख पर 5% मतलब 3 लाख का आपका 5%, यह हो गया आपका 15,000 रुपए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास 6 लाख से ऊपर, तो 6 लाख से ऊपर आप 7,10,000, तो इसका लगेगा आपको 10%। तो यह जो राशि है यह आपकी है 1,10,000 रुपए। 1,10,000 रुपए जो राशि है उसका 10%, अब इसका 10% निकाल लेते हैं, वह है आपकी 1,10,000 रुपए। ठीक है, इतना पे आपको लगाना है 10%। तो यह आपका टोटल होता है, आप एक लास्ट के 0 यहां से समाप्त कर दीजिए, मतलब 10,001 रुपए। तो 10,001 रुपए को आप कर दीजिए इसके अंदर ऐड। ठीक है, यह राशि आपने ऐड कर दी तो टोटल यहां पर 15 और 10 25,001 रुपए आ जाती है, यह आपके टैक्स। ठीक है, यह आपका हो गया यहां पर टैक्स। अब प्रश्न आता है कि इस राशि पर मैंने अभी जस्ट आपको यहां पर कहा कि टैक्स आपका लगेगा 10 रुपए, 10 रुपए लगेगा। और यहां पर एक कंडीशन यह होती है कि यदि आप 25,000 से ऊपर चले गए तो आपको यहां पर रिबेट नहीं मिलती है। बिल्कुल यहां से इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करके जाइए। आपको रिबेट लेने के लिए आपको अपनी जो टैक्स की राशि है वह रखनी होगी 25,000 रुपए। 25,000 रुपए यदि है तो आप यहां से रिबेट ले सकते हैं, अदरवाइज अब आप रिबेट नहीं ले सकते हैं।
अब यह राशि कैसे कम होगी, तो इसके लिए मार्जिनल रिबेट शब्द का यूज यहां पर मैं करूंगा। मार्जिनल रिबेट के अंदर यदि आप टैक्स की राशि को फाइंड करते हैं, उसके बाद में आपकी राशि यदि 7 लाख से ऊपर की, कहां से 7 लाख के ऊपर की जो राशि है, ठीक है, इसके प्लस में जो राशि है, 7 लाख से प्लस में जो राशि है वह क्या राशि है, 7 लाख से प्लस में हमारे पास राशि है मात्र 10 रुपए। कैसी राशि है, 10 रुपए 7 लाख से प्लस में। तो 7 लाख से प्लस में जो राशि है वह राशि है 10 रुपए, और आपकी जो टैक्स की बनकर आई वह राशि आ गई 25,001 रुपए। इन दोनों में से जो कम होगी, जो राशि कम होगी वही आपका टैक्स होगा। तो इन दोनों को यदि मैं देखें, 25,001 रुपए और 7 लाख से ऊपर की राशि 10 रुपए, इन दोनों में यदि हम कम को देखें तो वह राशि है 10 रुपीज। तो 10 रुपीज आपका यहां पर हो जाएगा टैक्स न्यू रिजीम के अंतर्गत। बिल्कुल कमाल की बात है, लेकिन यह सत्य है कि इस प्रकार से ही टैक्स का कैलकुलेशन इस वर्ष 2023-24 वित्त वर्ष में होगा। तो यहां पर आप इस प्रकार से कैलकुलेशन करके देखें, बिल्कुल घबराएं नहीं। अगर अपने यहां पर सीधे सीधे कैलकुलेशन करा तो आपको थोड़ा सा लगेगा कि हम टैक्स दे रहे हैं, लेकिन अगर आप इस प्रकार से सारे नियमों को ध्यान में रखकर टैक्स कैलकुलेशन करेंगे तो आपका टैक्स घटकर बहुत ही कम हो जाएगा। तो हमने जो कहा, आपको बताया कि 8,25,010 रुपए का टैक्स आपका होगा 10 रुपए। तो वह इस प्रकार से होगा, यदि आप इस 8,25,010 रुपए को उठाकर 8,50,000 तक भी ले जाते हैं, और यदि आप यहां पर 75,000 की जगह 1,25,000 का एनपीएस में डिडक्शन दिखा देते हैं, या आपका इतना कट रहा है, तो उस स्थिति में भी आपको टैक्स यहां पर कम से कम इतना ही लगेगा। तो आई होप कि यह बात आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। और यदि यह वीडियो आपके काम का है, बढ़िया है, तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को बताइए कि टैक्स में क्या क्या बदलाव आए हैं। इस वीडियो को देखकर वे भी अपने टैक्स को कम से कम करने में मदद ले सकें। और यदि आप चैनल के साथ नए हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपको हमारी एक जनरल अपील होती है, सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आप पहले से सब्सक्राइबर हैं तो आपको दोबारा सब्सक्राइब करने की आवश्यकता नहीं है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं किया उन्हें भी बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच।